हेलो स्टूडेंट्स, थर्मोडायनेमिक्स के ये पार्ट 5 में आज हम देखेंगे स्टेट वेरिएबल्स, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम और पीवी डायग्राम को। लास्ट लेक्चर में यानी पार्ट नंबर 4 में हमने देखा था कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड व्हाट इज़ द पॉजिटिव वर्क डन बाय द सिस्टम एंड नेगेटिव वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, इसको डिटेल में देखा था। आज हम देखने वाले हैं पहले तो व्हाट इज़ द थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल ऑफ ए सिस्टम। थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल यानी क्या है। ठीक है, अब थर्मोडायनेमिक यानी क्या है कि इट इज़ नॉट द स्टडी ऑफ चेंजेस इन द टेम्परेचर। ठीक है, यानी थर्मोडायनेमिक्स मीन्स ऐसी स्टडी नहीं है कि सिर्फ सिस्टम के टेम्परेचर में ही चेंज होने वाला है, इसकी स्टडी नहीं है थर्मोडायनेमिक्स, बट इट इज़ ऑल्सो द स्टडी ऑफ चेंजेस इन द सिस्टम व्हेन देर इज़ चेंज इन द टेम्परेचर। अगर चेंज टेम्परेचर में चेंज कैसे होता है, वेदर सिस्टम गेन्स द एनर्जी और रिलीज द एनर्जी, ये हमने देखा है। सिस्टम एक तो गेन करती है एनर्जी, नहीं तो रिलीज करती है एनर्जी, तो ये भी चेंज होता है बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। ठीक है, तो ये सब प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए हम अब एक न्यू टर्म को डिफाइन करेंगे, उसका नाम है सिस्टम, जो थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल को डिफाइन करने वाले। ये वेरिएबल कैसा है? वेरिएबल, अब हम कोई भी सपोज़ एक मैथ्स में देखते हैं कि 4x यानी क्या है, उसमें से x जो है, x इज़ नोन एज वेरिएबल। ठीक है, 4 इज़ अ नंबर एंड x इज़ नोन एज वेरिएबल। ठीक है, तो अब इसमें थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल क्या है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल ऑफ ए सिस्टम, यानी क्या है उसको डिटेल में देखेंगे अभी। थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल ऑफ ए सिस्टम मीन्स व्हाट, ये देखेंगे। अब स्टेट वेरिएबल ऐसा हेडिंग देती हूँ मैं, स्टेट वेरिएबल, दिस इज थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल। ओके, स्टेट वेरिएबल यानी क्या है? तो ये स्टेट वेरिएबल ये कैसी है? इट इज़ मेजरेबल, मेजर होने वाली। ठीक है, मेजरेबल भी है, मेजरेबल और ऑब्जर्वेबल यानी ऑब्जर्व की जाने वाली। ठीक है, ऑब्जर्वेबल ये है कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स है और प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो ऑफ ए सिस्टम। किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है? सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रॉपर्टी है। ठीक है, व्हेन द सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, कब का है? व्हेन इट इज़ इन इक्विलिब्रियम। कौन इक्विलिब्रियम में है? सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये इट इज़ नोन एज स्टेट वेरिएबल। स्टेट वेरिएबल यानी क्या है, ये समझ में आया क्या? स्टेट वेरिएबल मीन्स क्या है कि वेरिएबल मीन्स जो है इट इज़ मेजरेबल है, मेजर कर सकते हैं, ऑब्जरेबल भी है और ऑब्जर्व भी कर सकते हैं उसको। ऐसी प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक्स है किसकी? सिस्टम की। सो दैट, और कब की है ये कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टी सिस्टम की? जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तब की। ठीक है, व्हेन द सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम मीन्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये हमने देखा हुआ है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज स्टेट वेरिएबल। इसको ही क्या बोलेंगे? इट इज़ नोन एज स्टेट वेरिएबल। ठीक है, क्लियर हो गया? स्टेट वेरिएबल यानी क्या है? स्टेट वेरिएबल यानी इट इज़ एनी मेजरेबल और ऑब्जरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। मेजरेबल भी है, ऑब्जरेबल भी है। ठीक है, मेजरेबल बोलो और ऑब्जर्वेबल भी बोल सकते हो। कैरेक्टरिस्टिक्स है, या आप कैरेक्टरिस्टिक्स हार्ड जाता हो तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्रॉपर्टी। ठीक है, मेजरेबल और ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, और इट इज़ नोन एज प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम व्हेन द सिस्टम रिमेन्स इन, जब सिस्टम कैसी है? व्हेन इट रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, व्हेन द सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम हमने देखा हुआ है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? इट इज़ कॉल्ड एज स्टेट वेरिएबल ऑफ सिस्टम। उसको क्या बोलेंगे? स्टेट वेरिएबल ऑफ ए सिस्टम।
ओके, स्टेट वेरिएबल अब क्लियर हो गया आपका स्टेट वेरिएबल यानी क्या है। तो देखो यहाँ पे हमने यही डेफिनेशन लिखी है, अ स्टेट वेरिएबल इज एनी मेजरेबल और ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम व्हेन द सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तब की ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल्स अगर देखा गया तो प्रेशर, स्टेट वेरिएबल कौन से है वो देखना है। तो एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिखती हूँ। प्रेशर इट इज़ डिनोटेड बाय P, ठीक है। वॉल्यूम, वॉल्यूम इट इज़ डिनोटेड बाय V। टेम्परेचर, टेम्परेचर इट इज़ डिनोटेड बाय T, ठीक है। डेंसिटी, डेंसिटी इट इज़ डिनोटेड बाय रो, ठीक है। एंड मास, मास इट इज़ डिनोटेड बाय M, ठीक है। ये सब क्या है, दीज आर द सम वेरिएबल्स दैट आर यूज टू डिस्क्राइब अ सिस्टम। ये कुछ वेरिएबल्स है, इसका उपयोग किसके लिए है, टू डिस्क्राइब अ सिस्टम, ठीक है। सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं, जैसे अपना आइडियल गैस इक्वेशन है PV = nRT, ठीक है। तो इसमें भी प्रेशर वॉल्यूम को यूज़ किया है, ठीक है। तो दीज आर मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ एंड आर कॉल्ड एज, अब मेजर कर सकते हैं, प्रेशर मेजर कर सकते हैं, वॉल्यूम, टेम्परेचर, रो, डेंसिटी को मेजर कर सकते हैं, मास को मेजर कर सकते हैं। सो मेजरेबल होने की वजह से दिस properties are known as, these variables are known as मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स। उनको क्या बोलते हैं, मैक्रोस्कोपिक, मैक्रो है, मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स यानी मेजर कर सकते हैं, इसलिए उनको क्या बोला जाता है, दे आर नोन एज मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स। इनको ही स्टेट वेरिएबल्स कहते हैं, ठीक है। तो स्टेट वेरिएबल क्लियर हो गया, एग्जांपल्स क्लियर हो गए, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, डेंसिटी और मास। और ये इनका यूज़ किसके लिए है, टू डिस्क्राइब ए सिस्टम एंड दे आर मेजरेबल। मेजरेबल होने की वजह से, मेजरेबल अगर है तो दे आर नोन एज मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स। दे आर मेजरेबल, सो दे आर नोन एज मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स ऑफ ए सिस्टम, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, ये यहाँ पे वही लिखा है, एग्जाम्पल्स भी लिखे हैं, आपको दिखाई दे रहा है। और इट इज़ ऑल्सो टर्म एज प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम। दीज आर मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ एंड आर कॉल्ड एज मेजरेबल है, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स। किसको, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, डेंसिटी एंड मास ऑफ द सिस्टम, ठीक है। 2 मार्क्स के लिए आ सकता है या 1 मार्क के लिए सिर्फ डेफिनेशन भी आ सकती है, व्हाट इज़ थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल ऑफ ए सिस्टम, ठीक है। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं। अब देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टेट वेरिएबल। फर्स्ट वन इज़ नोन एज इंटेंसिव। देखो स्टेट वेरिएबल्स के 2 टाइप्स है, स्टेट वेरिएबल्स। फर्स्ट टाइप कौन सा है, फर्स्ट वन इज नोन एज इंटेंसिव वेरिएबल्स। पहले को बोलेंगे इंटेंसिव वेरिएबल्स, ठीक है। और दूसरे को बोलेंगे एक्सटेंसिव वेरिएबल्स, एक्सटेंसिव वेरिएबल्स। अब इंटेंसिव यानी क्या और एक्सटेंसिव यानी क्या, ये हम देखेंगे। इंटेंसिव वेरिएबल है, ये डिपेंड नहीं रहते हैं किस पे, साइज ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ डज नॉट डिपेंड, किसके डिपेंड नहीं है, किसके ऊपर डिपेंड नहीं है, साइज ऑफ सिस्टम, साइज ऑफ सिस्टम पे ये डिपेंड नहीं रहते हैं, ठीक है। दे आर नोन एज इंटेंसिव वेरिएबल्स। इंटेंसिव वेरिएबल्स मीन्स दे डज नॉट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द सिस्टम, ठीक है। बट on the other hand, extensive variable depends upon size of the system। किसके ऊपर डिपेंड है, साइज ऑफ सिस्टम के साइज पे डिपेंड है, ठीक है। अब मान लो एक सिस्टम है, वो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो अगर सिस्टम को डिवाइड कर देंगे 2 इक्वल कंपार्टमेंट, सपोज दिस इज अ सिस्टम, ओके, एंड इफ वी डिवाइड दिस सिस्टम इनटू 2 इक्वल कंपार्टमेंट, 2 इक्वल कंपार्टमेंट में हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब इसका जो वॉल्यूम है तो ये हाफ द ओरिजिनल वॉल्यूम से वॉल्यूम जैसा होगा। जो सपोज कीजिए अब पूरे सिस्टम का वॉल्यूम था V,
V इज़ द वॉल्यूम फॉर होल सिस्टम। तो कंपार्टमेंट करने के बाद में हर एक कंपार्टमेंट का वॉल्यूम कैसे हो जाएगा, हाफ द ओरिजिनल वॉल्यूम से हाफ हो जाएगा, ठीक है। अब प्रेशर जो है, प्रेशर इज डिनोटेड बाय P, वो टेम्परेचर इज डिनोटेड बाय T एंड density is denoted by D, rho are the same as initial in both the compartments, ठीक है। तो जैसे पहले थे प्रेशर, टेम्परेचर और रो, ये सेम ही रहेंगे दोनों भी कंपार्टमेंट के लिए, यानी इसके लिए भी पी टी रो रहेगा, तो इसके लिए भी वही रहेगा, यानी पी टी रो कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे, ठीक है, सेम रहेंगे, ठीक है। दोनों कंपार्टमेंट के लिए ये दोनों भी सेम रहेंगे। बट जो मास है, अब बचा है मास जो है इट इज़ डिनोटेड बाय m एंड इंटरनल एनर्जी, मास एंड इंटरनल एनर्जी इज़ डिनोटेड बाय u। तो ये जो है दे आर डिवाइडेड इनटू 2 कंपार्टमेंट, ये डिवाइड हो जाएंगे 2 कंपार्टमेंट में। कैसे डिवाइड हो गए, अब पूरे सिस्टम के लिए m था मास, तो अब ये कंपार्टमेंट के लिए मास क्या होगा, ये कंपार्टमेंट के लिए m/2 होगा। वैसे ये कंपार्टमेंट के लिए मास क्या होगा, m/2, ओके। वैसे एनर्जी भी कैसी होगी, इंटरनल एनर्जी फॉर दिस फर्स्ट कंपार्टमेंट के लिए u/2 होगी और सेकंड के लिए भी कैसी होगी, u/2, ठीक है। तो जो इंटेंसिव वेरिएबल्स कौन से हैं, फिर इंटेंसिव वेरिएबल्स पी टी एंड रो आर नोन एज, ये तीनों को क्या बोलेंगे, जो चेंज नहीं होते हैं, जो सेम है दोनों कंपार्टमेंट के लिए, दे आर नोन एज इंटेंसिव वेरिएबल्स। इनको क्या बोलेंगे, इंटेंसिव वेरिएबल्स। कौन कौन इंटेंसिव वेरिएबल है, पी टी एंड रो, दैट इज प्रेशर, टेम्परेचर एंड रो आर द इंटेंसिव वेरिएबल्स, ठीक है। इंटेंसिव वेरिएबल और वॉल्यूम भी इंटेंसिव वेरिएबल ही है, क्योंकि वो भी हाफ हो जाता है, ठीक है। सॉरी, वॉल्यूम नहीं है इंटेंसिव वेरिएबल, क्योंकि वो हाफ होता है, तो इट इज़ एक्सटेंसिव वेरिएबल। जो सेम रहते हैं दोनों भी कंपार्टमेंट के लिए, दे आर नोन एज इंटेंसिव वेरिएबल। अब सेम कौन रहता है, पी टी एंड रो, ठीक है, दे आर नोन एज इंटेंसिव। बट m एंड u, मास एंड इंटरनल एनर्जी और वॉल्यूम भी, ये कैसे रहते हैं, दे हाफ हो जाते हैं, वो हाफ हो जाते हैं दोनों कंपार्टमेंट के लिए। सो दे आर नोन एज एक्सटेंसिव वेरिएबल्स। इनको क्या बोला जाएगा, एक्सटेंसिव वेरिएबल्स, ठीक है। तो इंटेंसिव वेरिएबल्स कौन से हैं, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, P, T and rho, that is pressure, temperature and density are intensive variables, whereas extensive variables कौन से हैं, mass, internal energy and volume are extensive variables because they divide, वो डिवाइड होते हैं, जो डिवाइड होते हैं वो एक्सटेंसिव, और जो सेम रहते हैं दोनों भी कंपार्टमेंट के लिए, वो उनको क्या बोलते हैं, इंटेंसिव वेरिएबल्स, ठीक है। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव समझ में आया। फिर तो यही सब हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो इंटेंसिव और एक्सटेंसिव वेरिएबल यहाँ पे सभी लिखा हुआ है। इंटेंसिव वेरिएबल डू नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द सिस्टम, साइज ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड नहीं रहते इंटेंसिव, एक्सटेंसिव डिपेंड रहते हैं साइज ऑफ द सिस्टम, ठीक है। और इन इक्विलिब्रियम में अगर कंसिडर किया, दोनों सिस्टम को डिवाइड कर दिया इन इक्वल टू कंपार्टमेंट्स में, तो वॉल्यूम कैसा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा ओरिजिनल वॉल्यूम से। और जो प्रेशर, टेम्परेचर और रो यानी डेंसिटी, वो कैसे रहेगी, सेम रहेगी, इनिशियल वॉल्यूम जैसे ही रहेगी दोनों ही कंपार्टमेंट में, तो उनको क्या कहा जाता है, इंटेंसिव वेरिएबल्स, ठीक है। और जो मास m है और इंटरनल एनर्जी u है, दे गेट इक्वली डिवाइडेड इनटू 2 कंपार्टमेंट, 2 कंपार्टमेंट में इक्वली डिवाइड हो गए, तो मास कैसा होगा, m/2 हर एक कंपार्टमेंट के लिए, और इंटरनल एनर्जी कैसी होगी, u/2। सो दे आर नोन एज एक्सटेंसिव वेरिएबल, ठीक है। अभी समझ में आया। अगर आपको ये फिर से देखना है, थोड़ा फास्ट हो रहा है, तो आप फिर से ये रिवाइंड करके ये वीडियो को फिर से देख सकते हो, यानी आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैं इरेज कर लेती हूँ, यही नोट्स है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, ओके। समझ में आया। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं। अब थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम यानी क्या है, हमने देखा है इक्विलिब्रियम यानी सेम टेम्परेचर है, ये हमको मालूम है। अब थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में कौन सी 3 कंडीशंस के इक्विलिब्रियम है वो देखेंगे। तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम देखना है अभी हमको,
थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, देयर आर 3 कंडीशंस, 3 कंडीशंस है। कौन सी 3 कंडीशंस है उनको देखेंगे। तो ये अगर सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है तो देयर आर 3 कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम विच आर सेटिस्फाइड बाय द सिस्टम साइमल्टेनियसली। एक होने के बाद एक सेटिस्फाइड कौन सी कंडीशंस करती है सिस्टम। तो फर्स्ट वन इज नोन एज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, पहली वाली है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ओके, पहले वाली है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। सेकंड वाली केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल और ये इक्विलिब्रियम। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम है। और थर्ड वन इज नोन एज थर्मल इक्विलिब्रियम। तीसरी कौन सी है? इट इज़ नोन एज थर्मल इक्विलिब्रियम। दैट इज़ ये साइमल्टेनियसली ये कंडीशंस भी सिस्टम को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तब हम कहेंगे कि सिस्टम इज इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। सिस्टम कब थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है ऐसे कहा जाता है? जब इफ़ द सिस्टम सेटिस्फाइड 3 कंडीशंस साइमल्टेनियसली, यानी एक होने के बाद एक सेटिस्फाई करती है। फर्स्ट वन इज़ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, सेकंड वन इज़ केमिकल इक्विलिब्रियम एंड थर्ड वन इज़ थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो वन बाय वन अब सभी इक्विलिब्रियम को देखेंगे। तो पहला देखते हैं, फर्स्ट इक्विलिब्रियम देखते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम यानी क्या है इसको देखेंगे अब डिटेल में। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में बॉडी कैसी रहती है या क्या है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। फर्स्ट वन इज नोन एज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। अब मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में क्या है वो देखेंगे। तो अगर सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है, ये कब कहा जा सकता है? जब सिस्टम पे कोई भी अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, देयर शुड नॉट बी एनी अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग विद इन द सिस्टम, यानी कोई भी सिस्टम पे अनबैलेंस फोर्स डज नॉट एक्टिंग ऑन सिस्टम पे कोई भी अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, या सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग के बीच में कोई भी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में भी सिस्टम एंड सराउंडिंग ये दोनों के बीच में भी कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं है। ठीक है, अनबैलेंस फोर्स यहाँ पे नहीं है। ओके, तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम यानी क्या है कि इफ द सिस्टम व्हेन वी से द सिस्टम इज इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम व्हेन देयर इज नो अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग विद इन द सिस्टम, कोई भी अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है विद इन द सिस्टम पे नहीं हो रहा है, सिस्टम के अंदर नहीं हो रहा है, और बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में भी कोई भी अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, देन वी से दैट द सिस्टम इज इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, पहले मैंने वही लिखा है, व्हेन देयर आर नो अनबैलेंस फोर्सेस एक्टिंग विद इन द सिस्टम एंड बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग, देन द सिस्टम इज सेड टू बी इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। तब हम बोल सकते हैं सिस्टम क्या है, इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो समझ में आया सिस्टम कब मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में कहा जा सकता है? जब कोई भी अनबैलेंस फोर्स सिस्टम पे के अंदर या सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में एक्ट नहीं हो रहा है, देन वी से दैट द सिस्टम इज इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब इसके लिए प्रेशर कैसा रहेगा? प्रेशर ऑफ द सिस्टम सेम रहेगा। ठीक है, प्रेशर कैसे रहेगा? प्रेशर ऑफ द सिस्टम सेम रहेगा थ्रू आउट द सिस्टम एंड शुड नॉट चेंज विद द टाइम अब आपको अगर याद रखना है ना, तो सेकंड पॉइंट आप कैसे याद रख सकते हो? प्रेशर सेम रहेगा एंड कैसे थ्रू आउट द सिस्टम सेम रहेगा एंड नॉट चेंज विद टाइम ऐसा इतना याद रखो, बराबर ये सेकंड पॉइंट हो जाता है। ऐसे टैक्टफुली ही नोट्स को याद रखना चाहिए।
मैं हरदम हमारे स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि इजीली याद रखने के लिए ऐसे पूरा स्टेटमेंट लर्न करने की आवश्यकता नहीं, जो मेन पॉइंट है उसको याद रखो। कि सेकंड पॉइंट में क्या है कि प्रेशर सिस्टम का सेम रहेगा, प्रेशर सेम रहेगा और सिस्टम और प्रेशर सेम रहेगा और वो चेंज नहीं होगा विथ टाइम, नॉट चेंज विथ टाइम, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर कुछ अनबैलेंस फोर्स एक्ट होता है वहाँ पे, तो विद इन द सिस्टम अगर होता है तो वो कुछ देर बाद न्यूट्रलाइज हो जाता है। ठीक है, उसका इफेक्ट चला जाता है विद टाइम एंड अटेन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, होता ही नहीं वैसे अनबैलेंस फोर्स एक्ट होता ही नहीं, इसलिए वी से दैट द सिस्टम इज इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। बट कभी कभार अगर अनबैलेंस फोर्स एक्ट होता भी है, एग्जिस्ट होता भी है, वहाँ पे होता भी है, तो कुछ देर बाद क्या होगा, आफ्टर सम टाइम इट बिकम्स न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो वी से दैट द सिस्टम अटेन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तब हम कह सकते हैं कि सिस्टम ने कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में आ गई है, सिस्टम कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में आ गई है। ठीक है, समझ में आया कि अनबैलेंस फोर्स अगर हो जाता है, अगर एक्ट है वहाँ पे है, तो कुछ देर बाद वो न्यूट्रलाइज हो जाता है और हम कह सकते हैं कि सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, यही सब लिखा है। तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, व्हाट इज़ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम पूछा तो आप ये लिख सकते हो, तो मैं इसको हटा देती हूँ सबको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, सेकंड टाइप को देखेंगे। सेकंड टाइप इज नोन एज केमिकल इक्विलिब्रियम। अब केमिकल इक्विलिब्रियम यानी क्या है? ठीक है, अब सिस्टम केमिकल इक्विलिब्रियम में है, ऐसा कब बोलेंगे? केमिकल इक्विलिब्रियम, सिस्टम केमिकल इक्विलिब्रियम में कब है? जब कोई भी केमिकल रिएक्शन सिस्टम पे नहीं हो रही है, नो केमिकल रिएक्शन going on within the system। कोई भी केमिकल रिएक्शन वहाँ पे अगर नहीं हो रही है तो वी से दैट द सिस्टम इज इन केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो सिस्टम, व्हेन वी से दैट सिस्टम इज इन केमिकल इक्विलिब्रियम, व्हेन देयर शुड बी नो केमिकल रिएक्शंस गोइंग ऑन विद इन द सिस्टम। कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है। ठीक है, और इसके सिवा ये भी नहीं है, और सेकेंड पॉइंट ये है कि देयर इज़ नो ट्रांसफ़र ऑफ मैटर। कोई भी मैटर ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, नो ट्रांसफ़र ऑफ मैटर। ठीक है, फ्रॉम वन पार्ट ऑफ सिस्टम टू द अनदर पार्ट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो कोई भी मैटर ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, तब भी हम कह सकते हैं कि सिस्टम इज़ इन केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो और सिस्टम केमिकल इक्विलिब्रियम में है तो इसका केमिकल कंपोजिशन जो है, जो कुछ केमिकल कंपोजिशन उसमें लिया है वो कैसा रहेगा? केमिकल कंपोजिशन सेम रहेगा थ्रू आउट द सिस्टम एंड इट डज नॉट चेंज विद टाइम। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन उसमें जो कुछ कंपोजिशन में यानी जो कुछ अमाउंट में कुछ लिया है सपोज, तो वो वैसे की वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो केमिकल कंपोजिशन सेम रहेगा थ्रू आउट द सिस्टम, थ्रू आउट, एंड डू नॉट चेंज और शुड नॉट चेंज बोलेंगे, और शुड नॉट चेंज विद टाइम, यानी टाइम हो गया उसके बाद में आफ्टर कुछ टाइम वो चेंज होगा, ऐसा भी नहीं है। डू नॉट चेंज विद टाइम। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखना है। केमिकल इक्विलिब्रियम मीन्स देयर इज़ नो केमिकल रिएक्शंस गोइंग ऑन विद इन द सिस्टम, देयर इज़ नो ट्रांसफ़र ऑफ मैटर विद इन द सिस्टम, एंड केमिकल कंपोजिशन कैसा रहेगा? सिस्टम का सेम रहेगा थ्रू आउट एंड शुड नॉट चेंज विद टाइम। ओके, केमिकल इक्विलिब्रियम समझ में आया? यही सब दिया है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। केमिकल इक्विलिब्रियम व्हेन देयर आर नो केमिकल रिएक्शंस गोइंग ऑन विद इन द सिस्टम, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ मैटर from one part to the other part, and a system is in chemical equilibrium when chemical composition is same throughout the system and does not change with time.
ठीक है, वही सब मैंने जो बोला वही है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए सफिशिएंट पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड टाइप देखते हैं, थर्ड कंडीशन देखते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम की। थर्ड कंडीशन देखो, थर्मल इक्विलिब्रियम। अब थर्मल इक्विलिब्रियम यानी क्या है, ये हमने देखा हुआ है हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम। द बॉडी इज सेट और सिस्टम इज सेट टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ये बहुत बार लास्ट हमारे लेसन में भी हमने बोला है लिब्रियम। ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम मीन्स क्या है, तो सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम देन व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम कैसे रहता है, कांस्टेंट रहता है, और वी से दैट इट इज़ यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सिस्टम। यूनिफॉर्म कैसा रहता है, यूनिफॉर्म रहता है थ्रू आउट, एंड देर इज़ नो चेंज इन इट आफ्टर द व्हेन द टाइम इज चेंज। अगर टाइम को चेंज कर दिया तो भी उसमें चेंज नहीं होता है। दिस इज़ नोन एज थर्मल इक्विलिब्रियम। तो अ सिस्टम when it is thermal equilibrium then it is described in terms of state variables। ये भी हमने देखा है, स्टेट वेरिएबल्स यानी प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है यानी क्या है, इट इज़ डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ स्टेट वेरिएबल्स। ठीक है, तो थर्मल इक्विलिब्रियम समझ में आया कि सिस्टम इज सेट टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट, और ऐसा भी बोल सकते हैं टेम्परेचर इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सिस्टम एंड देयर इज नो चेंज आफ्टर द चेंज इन टाइम। नो चेंज नहीं होगा, आफ्टर टाइम चेंज हो गया तो भी उसमें चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो थर्मल इक्विलिब्रियम समझ में आया। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हेन टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट एंड डज नॉट चेंज विद टाइम द सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तब हम बोलेंगे सिस्टम क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम पे है। ठीक है, और थर्मल इक्विलिब्रियम पे है तो कैसे डिस्क्राइब करती है, इन स्टेट वेरिएबल, दैट इज पी वी टी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर में। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। ओके, फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, यही नोट्स है, थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए सफिशिएंट पॉइंट है ये। ओके, नेक्स्ट देखेंगे इक्वेशन ऑफ स्टेट। ये भी हमने फर्स्ट लेसन में, फर्स्ट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में ही देखा था, इसके पहले का लेसन, कि इक्वेशन ऑफ स्टेट यानी क्या है। तो इट इज़ द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन द स्टेट वेरिएबल्स इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ स्टेट। ये मैथमेटिकल रिलेशन है किसके बीच का, स्टेट वेरिएबल्स। जैसे मैंने बोला था, स्टेट वेरिएबल्स कौन से, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, दीज आर नोन एज स्टेट वेरिएबल्स। ठीक है, तो इनके बीच का जो रिलेशन है उसको क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे हमने देखा ही है पहले ही इसमें कि पी वी इज इक्वल टू nRT इज़ द आइडियल गैस इक्वेशन, और यहाँ पे P क्या है, प्रेशर है, V इज़ वॉल्यूम, T इज़ टेम्परेचर है, और N क्या है, N इज़ नंबर ऑफ मोल्स है, और R इज़ द गैस कांस्टेंट। इक्वेशन ऑफ स्टेट समझ में आया कि ऐसा मैथमेटिकल रिलेशन विच गिव्स द स्टेट वेरिएबल्स। मैथमेटिकल रिलेशन है किसके बीच का, स्टेट वेरिएबल्स के बीच का, तो उसको क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्टेट क्लियर हो गया। इक्वेशन ऑफ स्टेट यानी क्या है, एक ऐसा मैथमेटिकल रिलेशन जो कि किसके बीच में है, स्टेट वेरिएबल के बीच में है। ठीक है, तो इट इज़ नोन एज इक्वेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, समझ में आया। तो व्हाट इज़ इक्वेशन ऑफ स्टेट, ऐसा अगर पूछा तो ये आपको लिखना पड़ेगा, इसलिए मैंने ये लिया है। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखना है, पीवी डायग्राम। व्हाट इज़ पीवी डायग्राम। अब पीवी, पी स्टैंड्स फॉर प्रेशर एंड वी स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम। तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज पीवी डायग्राम मीन्स प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम। इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्रेशर वॉल्यूम कर्व भी बोल सकते हो। डायग्राम आपको दिखाई दे रही है, कैसी है डायग्राम, कर्व है ना, यहाँ पे कर्व है, तो इसको बोलेंगे कि प्रेशर वॉल्यूम कर्व है। ये आपको दिखाई दे रहा है, एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम लिया है, एक्स एक्सिस पे हमने वॉल्यूम लिया है, और वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया है, प्रेशर। तो दिस इज़ ग्राफ वर्सेस प्रेशर एंड वॉल्यूम। इट इज़ ऑल्सो नोन एज पीवी डायग्राम और पीवी कर्व, दैट इज़ इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्रेशर वॉल्यूम कर्व, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंडिकेटर डायग्राम।
ठीक है, देखो क्या क्या बोला जाता है। ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन द इक्वेशंस ऑफ स्टेट। इक्वेशन ऑफ स्टेट जैसे हमने अभी देखा पी वी इज इक्वल टू एनआरटी, तो इक्वेशन ऑफ स्टेट यानी क्या है, मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन द स्टेट वेरिएबल। स्टेट वेरिएबल में का जो रिलेशन है उसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट, अभी हमने देखा। ठीक है, तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है स्टेट वेरिएबल, स्टेट ऑफ ए सिस्टम का, इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ ए सिस्टम का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। आपको दिखाई दे रहा है एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम है, वाई एक्सिस पे प्रेशर है, और कर्व भी आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, तो दिस डायग्राम इज नोन एज पीवी डायग्राम, इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्रेशर वॉल्यूम कर्व, इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंडिकेटर डायग्राम, इट इज़ ऑल्सो नोन एज पीवी डायग्राम। ठीक है, समझ में आया। तो इंडिकेटर डायग्राम फॉर पीवी कर्व, अगर ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे लेते हो तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज आइसोथर्म, तो उसको क्या बोलेंगे, आइसोथर्म। अगर टेम्परेचर यहाँ पे अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो दिस डायग्राम, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो दिस पीवी डायग्राम इज़ नोन एज आइसोथर्म, उसको क्या बोलेंगे, आइसोथर्म। ठीक है, पीवी डायग्राम को क्या बोलेंगे फिर, आइसोथर्म, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो। ओके, तो ये कर्व आपको दिखाई दे रही है। V1 क्या है, इनिशियल वॉल्यूम है, V2 इज़ द फाइनल वॉल्यूम है। ठीक है, यहाँ पे P1 इज़ द इनिशियल प्रेशर एंड P2 इज़ द फाइनल प्रेशर। अब देखो V1 वॉल्यूम पे इनिशियल प्रेशर कितना था, P1 था। अगर वॉल्यूम V1 है तो प्रेशर कितना है, P1 है, इसलिए इनिशियल प्रेशर इज़ P1 एंड फाइनल इज़ P2। पहले P2 दिख रहा है आपको ज़ीरो के पास में, तो ये इनिशियल नहीं है, दिस इज़ फाइनल प्रेशर, ये फाइनल है, ये इनिशियल है। क्योंकि आप देखो एक्स एक्सिस पे V1 है, V1 अगर रीडिंग है, V1 अगर वॉल्यूम है तो प्रेशर क्या है, P1 है, और V2 अगर वॉल्यूम है तो प्रेशर क्या है, P2 है। ठीक है, तो फाइनल इनिशियल समझ में आया, ये V1 इज़ इनिशियल एंड V2 इज़ फाइनल, V2 क्या है, फाइनल है। ठीक है, तो दिस डायग्राम इज़ नोन एज पीवी डायग्राम। अब इसका ही यूज़ करके हम आगे जाकर देखने वाले हैं कि वर्क डन निकालने वाले हैं, या वर्क डन बाय चेंजिंग द वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम एक्सपांड होता है तो वर्क डन कैसा होता है, अगर वॉल्यूम कॉम्प्रेस होता है तो वर्क डन कैसा होता है। तो यही डायग्राम यूज़ करके हम ये करने वाले हैं। तो अब एक मिनट में आपको ये बताती हूँ, ये सब इरेज कर देती हूँ। अब आपको ये कर्व दिखाई देगी, देखो मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, तो ये कर्व आपको यहाँ से ऐसे दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये जो एरिया अंडर द कर्व है, ये कर्व के अंडर जितना भी एरिया आता है ना, ये एक एरिया क्या है, दिस एरिया रिप्रेजेंट्स, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये एरिया रिप्रेजेंट करता है वर्क डन। ठीक है, एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है, वर्क डन। और लास्ट लेक्चर में हमने देखा है वर्क डन कैसा है, इट इज़ W इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम, दैट इज़ VI टू VF dW, और इसकी वैल्यू कितनी है ये भी हमने निकाला हुआ है, VI टू VF इट इज़ PdV। ओके, ये हमारा लास्ट लेक्चर में हुआ है। ठीक है, तो ये जो वर्क डन है, अगर हमने ये शेडेड पार्ट का, ये जो कर्व के नीचे जितना एरिया है, इसका अगर हमने इसकी वैल्यू निकाली तो ये वैल्यू और ये इंटीग्रेशन से ये जो वैल्यू है, ये इक्वेशन से जो वर्क डन मिलेगा, दोनों भी क्या मिलेंगे, सेम रहेंगे। ठीक है, ये इसका जो अगर ये शेडेड पार्ट का हमने एरिया निकाला, वो एरिया, ये एरिया की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू और इट इज़ इक्वल टू ये इक्वेशन की वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, तो पीवी डायग्राम का यूज़ क्या है कि ये इंटीग्रल क्या आपको रिप्रेजेंट करता है, जो आपको ये इक्वेशन में इंटीग्रेशन दिखाई दे रहा है, ये इंटीग्रेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस इंटीग्रेशन लास्ट लेक्चर में हमारा हुआ है, दिस इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट वर्क डन इन चेंजिंग द वॉल्यूम, इन changing
द वॉल्यूम। लास्ट लेक्चर में हमने देखा है कि एक्सप्रेशन फॉर अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय टू चेंज द वॉल्यूम, ये इसका एक्सप्रेशन निकाला था। तो ये इक्वेशन क्या देता है हमको, वर्क डन इन चेंजिंग द वॉल्यूम, ठीक है। और अगर हमने ये कर्व के नीचे का जितना एरिया है, अगर इसका एरिया निकाला तो उसकी वैल्यू और ये वैल्यू भी कैसे होगी, सेम रहेगी, ठीक है। समझ में आया। यानी ये इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट करता है वर्क डन इन चेंजिंग द वॉल्यूम एंड ये एरिया अंडर द कर्व जो है पीवी कर्व, ये ऑल्सो रिप्रेजेंट द वर्क डन इन दिस प्रोसेस। ये भी क्या रिप्रेजेंट करती है, ये भी वर्क डन ही रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। एक तो आप ऐसे निकालो या ऐसे निकालो, डायग्राम से भी निकाल सकते हो, नहीं तो ये इंटीग्रेशन से भी निकाल सकते हो। तो ठीक है, हम इसको अभी डिटेल में देखते हैं। देखो ये तो सब मैंने बता दिया। आगे देखो हम पीवी डायग्राम, यही जो अभी मैंने बोला वही है यहाँ पे, वो इंटीग्रेशन भी आपको दिखाई दे रहा है। सिंस दिस इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट द वर्क डन इन चेंजिंग द वॉल्यूम ऑफ द गैस, द एरिया अंडर द पीवी कर्व ऑल्सो रिप्रेजेंट द वर्क डन इन दिस प्रोसेस। यानी जो ये इक्वेशन वर्क डन इन चेंजिंग द वॉल्यूम रिप्रेजेंट करता है, वैसे ही वो जो एरिया अंडर द कर्व है, एरिया जो है कर्व के अंडर, ये यानी ये भी क्या दिखाता है, इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स वर्क डन, ठीक है। ये भी क्या रिप्रेजेंट करता है, वर्क डन को। ओके, समझ में आया। तो अब आगे इसको डिटेल में देखते हैं। इसको मैं सब इरेज करती हूँ, अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो इसको अब डिटेल में देखते हैं। तो अब मैंने हेडिंग देखो क्या दिया है आपको समझने के लिए, ये मैंने हेडिंग बनाया है। बुक में ऐसा हेडिंग वगैरह कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको याद रखने के लिए ये मैंने पार्ट बना के दिया है। पीवी डायग्राम एंड कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव निगेटिव वर्क विथ वेरिंग प्रेशर, ठीक है। पॉजिटिव वर्क यानी क्या, निगेटिव वर्क यानी क्या, अगर प्रेशर को चेंज किया तो पीवी डायग्राम को देखना है, विद द हेल्प ऑफ पीवी डायग्राम देखना है, और कंसेप्ट देखना है पॉजिटिव एंड निगेटिव वर्क का। अगर प्रेशर को चेंज करते हैं तो, अगर प्रेशर को चेंज करते हैं तो अब गैस, हम एक सिलेंडर, अब मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ कि इफ़ वी कंसिडर अ सिलेंडर इन विच देयर इज़ अ गैस, इसमें क्या है, गैस, इट वर्क्स एज अ सिस्टम, इसमें क्या है, गैस है। सपोज दिस इज़ अ सिलेंडर है, यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे ये एक सिलेंडर, ठीक है। और अगेन ये गैस कैसा एनक्लोज है, इट इज़ एनक्लोज विथ मूवेबल मासलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, मूवेबल मासलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा हुआ है। और यहाँ पे प्रेशर कैसा हो रहा है, प्रेशर वेरी हो रहा है, ठीक है, वेरी हो रहा है यानी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अब एक तो अगर ये पिस्टन अंदर गया, सपोज़ ऐसा अगर पिस्टन को अंदर ढकेला तो क्या होगा, यहाँ पे गैस जो है वो कैसा हो जाएगा, कॉम्प्रेस हो जाएगा। यहाँ पे गैस कैसा होगा, कॉम्प्रेस होगा। और अगर सपोज़ कीजिए ये पिस्टन और बाहर आ गया, सपोज़ ये पिस्टन ऐसा इतना बाहर आ गया, तो गैस क्या हो गया, फिर गैस हो गया एक्सपांड, ठीक है। गैस क्या हो जाता है, एक्सपांड हो जाता है, ठीक है। तो यही देखना है, अगर गैस एक्सपांड होता है तो कौन सा वर्क डन होता है, और गैस कंप्रेस होता है तो कैसा वर्क डन होता है, इसको ही देखना है हमको, ठीक है। तो अगर ये एक हमारी डायग्राम है, देखो आप यहाँ पे वही दिया है कि फर्स्ट जो है, गैस इज़ कन्फाइंड टू अ सिलेंडर विथ मूवेबल फ्रिक्शनलेस एंड मासलेस पिस्टन कैन बी, पहले तो एक्सपांड हो सकता है विथ वेरिंग प्रेशर, नहीं तो गैस कॉम्प्रेस हो सकता है विथ वेरिंग प्रेशर, और नहीं तो कांस्टेंट ही प्रेशर, प्रेशर कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। दोनों में वेरी हो रहा था, प्रेशर चेंज हो रहा था, पी वेरी हो रहा था दोनों में, बट अब पी को कांस्टेंट रखते हैं तो क्या होगा, गैस क्या होगा, एक्सपांड होगा, ठीक है। तो ये तीन टाइप आज हमको अभी देखना है, ओके। तो देखो अब स्टार्ट करेंगे इसको। समझ में आया क्या क्या देखना है, कि अगर पी को वेरी करते हैं तो एक तो गैस एक्सपांड होगा, नहीं तो गैस कॉम्प्रेस होगा, ओके। ये दो आपको समझ में आए। अगर पी को कांस्टेंट रखते हैं, प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं, तो गैस क्या होगा, एक्सपांड होगा। इसको भी हमको थर्ड टाइप भी देखना है,
ठीक है, तो इसको मैं सब इरेज करती हूँ, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और ये जो है यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाई दे रही है, मैं डायग्राम भी निकाल सकती थी पर अभी है यहाँ पे आपकी बुक में के डायग्राम है, इसलिए मैं ये डायग्राम पे ही आपको समझा देती हूँ अभी। ठीक है, तो अब ये जो डायग्राम है यहाँ पे ये है पीवी कर्व, इट इज़ नोन एज पीवी कर्व। ठीक है, इट इज़ द ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर। ओके, V1 is initial volume, V2 is the final volume, P1 is the initial pressure, P2 is the final pressure। V1 पे देखो V1 वॉल्यूम है तो प्रेशर P1 है और V2 वॉल्यूम है तो प्रेशर P2 है। ओके, ये समझ में आया। अब आपको दिखाई दे रहा है कि वॉल्यूम चेंजेस ड्यू टू, वॉल्यूम कैसे चेंज हो रहा है, देखो V1 टू V2 चेंज हो रहा है, यानी कैसा जा रहा है, पिस्टन आउटवर्ड जा रहा है, पिस्टन आउटवर्ड जा रहा है, यानी पिस्टन यहाँ पे है पहले। ठीक है, अब V1 चेंजेस टू V2 यानी पिस्टन अब ऐसा मूव हो रहा है। ओके, तो ओरिजिनल था यहाँ पे, ये ओरिजिनल पोजीशन पे है, अब ये इनिशियल पोजीशन पे है, ये फाइनल पोजीशन है। ठीक है, तो वी से दैट वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, इनिशियल वॉल्यूम था V1 और फाइनल वॉल्यूम है V2। तो गैस अब ये चेंज कैसा हो रहा है, देयर इज़ अ आउटवर्ड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे देखो V1 टू V2 चेंज हो रहा है, आउटवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो आउटवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो यहाँ पे किसका आउटवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, पिस्टन का आउटवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, तो जो प्रेशर है गैस का वो कैसा हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, लूज़ हो जाएगा ना, तो डिक्रीज़ हो जाएगा और गैस कैसा हो जाएगा, गैस एक्सपांड हो जाता है। इन दिस केस गैस एक्सपांडेड, गैस कैसा हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है। ठीक है, गैस एक्सपांड हो रहा है तो यहाँ पे वर्क डन हो रहा है, तो दिस वर्क डन इट इज़ पॉजिटिव। वर्क डन कैसा हो रहा है, क्योंकि गैस एक्सपांड हो रहा है तो वर्क डन कैसा हो रहा है, पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है। और देखो ना V1 टू V2, V1 की वैल्यू कैसे हो रही है, बढ़ती जा रही है ना, तो V1 इज़ पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो वर्क डन है, वर्क डन इट इज़ इक्वल टू कैसा रहता है, इंटीग्रल फ्रॉम V1 टू V2 P/dV। इट इज़ कैसा रहता है, दिस इज़ इट इज़ लेस देन इट इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, ये ग्रेटर चाहिए, ग्रेटर देन ज़ीरो रहता है। वर्क डन कैसा रहता है, इट इज़, यहाँ पे मैं लिखती हूँ, वर्क डन इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है ना। अपनी जो डायग्राम है देखो यहाँ पे ऐसी कर्व है अपनी, और ये है अपना V1 और दिस इज़ V2, तो ऐसा जा रहा है, वॉल्यूम पॉजिटिव हो रहा है और ग्रेटर देन ज़ीरो है। सो वर्क डन कैसा है, इट इज़ पॉजिटिव, पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है और इट इज़ इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व। जितनी कर्व के नीचे की एरिया है इतने ही इक्वल रहेगी अंडर द कर्व। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट सबको कि यहाँ पे क्या हो रहा है, गैस एक्सपांड हो रहा है। ठीक है, जैसे मैंने बताया था, ये देखो यहाँ पे मैंने बताया है कि गैस के यहाँ पे जो पिस्टन है वो मूव हो रहा है आउटवर्ड साइड, और प्रेशर इसलिए डिक्रीज़ हो रहा है, आउटवर्ड साइड मूव हो रहा है तो प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है। और वॉल्यूम कैसे चेंज हो रहा है, फ्रॉम V1 टू V2, आउटवर्ड वॉल्यूम चेंज हो रहा है, गैस क्या हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है, तो वर्क डन क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। और ये वर्क डन कैसा है, इट इज़ इक्वल टू द एरिया अंडर द कर्व। जितनी ये शेडेड पार्ट आपको दिखाई दे रहा है उतने एरिया से इक्वल रहेगा। ठीक है, ये समझ में आया पहला, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अगर फिर से आपको रिपीट देखना है तो आप रिवाइंड करके इसको देखिएगा, मैं रिपीट नहीं करती हूँ, पहले बहुत देर हो गई है। तो यहाँ पे जो वर्क डन है वो पॉजिटिव है, हमने अभी देखा। तो ये जो इंटीग्रेशन वो भी हमने देखा। और dV कैसा है, इट इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, चेंज इन वॉल्यूम कैसा है, ग्रेटर दैन ज़ीरो। ठीक है, अब इसका पॉजिटिव वर्क डन के लिए अगर एग्जाम्पल देना है तो यहाँ पे मैं मिल्क बॉयल का एग्जाम्पल देती हूँ। मिल्क इज़ बॉइल्ड, इट एक्सपांड्स। मिल्क अगर बॉईल करते हैं तो वो क्या हो जाता है, एक्सपांड हो जाता है, और इट डज़ द वर्क ऑन द सराउंडिंग, सराउंडिंग पे वो वर्क करता है, स्टीम उसका आउट हो जाती है। ठीक है, तो वॉल्यूम एक्सपांड हो जाता है ना, अगर मिल्क बॉईल होता है ऊपर आता है, वॉल्यूम एक्सपांड होता है, वॉल्यूम एक्सपांड होता है तो वर्क डन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है।
ठीक है। तो ये एग्जाम्पल भी आपको आपके एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन है विथ एग्जाम्पल, इसको एक्सप्लेन करना था, इसलिए ये एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दे दिया है। ठीक है। तो नेक्स्ट अब देखते हैं, इसको भी मैं इरेज कर देती हूँ, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब बी पॉइंट देखेंगे, व्हेन द गैस इज कॉम्प्रेस, गैस कब कॉम्प्रेस रहता है विथ वेरिंग प्रेशर, प्रेशर वेरिंग रहता है, और उस टाइम कौन सा वर्क होता है, निगेटिव वर्क होता है। ठीक है। तो देखो कैसा करेंगे। अब देखो, अगेन वी कंसिडर अ सिलेंडर इन विच देयर इज अ गैस, यहाँ पे कौन सा क्या है, गैस है, एंड इट इज़ क्लोज विथ मासलेस मूवेबल फ्रिक्शनलेस पिस्टन, यहाँ पे पिस्टन लगाया हुआ है। अब पिस्टन का अगर मूवमेंट इनसाइड होता है, ऐसे अगर पिस्टन की मूवमेंट होती है, दैट इज पिस्टन मूव्स इनसाइड इन इनर डायरेक्शन, तो गैस कैसा हो जाता है, गैस बिकम्स कॉम्प्रेस्ड। गैस क्या होता है, कॉम्प्रेस होता है, यहाँ पे गैस कॉम्प्रेस होता है। अब कॉम्प्रेशन की वजह से यानी डिस्प्लेसमेंट कैसी हो रही है, इनवर्ड हो रही है, देयर इज़ इनवर्ड डिस्प्लेसमेंट। इसलिए आपकी जो डायग्राम है, अब आपको यहाँ पे ऐसा दिखाई देगा, ये कर्व ऐसी है और इसको ड्रॉ कैसे किया है, दिस इज़ V2 और दिस इज़ V1, यानी फाइनल इनिशियल पोजीशन ये है, इनिशियल V1 यहाँ पे है और फाइनल कहाँ पे है, यहाँ पे है, यानी जो वॉल्यूम है वो ऐसा हो रहा है, यानी देयर इज़ इनवर्ड डिस्प्लेसमेंट, इनवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। गैस कैसा हो रहा है, कॉम्प्रेस हो रहा है, सो देयर इज़ निगेटिव वर्क डन। वैल्यू कैसी हो रही है, निगेटिव वर्क हो रहा है वहाँ पे, और वैल्यू कैसी है, यानी dV इज़ लेस देन 0, dV लेस देन 0 हो रहा है, क्योंकि देखो लेफ्ट साइड जा रहा है ना, तो इट बिकम्स निगेटिव। ठीक है, निगेटिव हो रहा है। देखो हम डायग्राम की तरफ देखते हैं, अभी यहाँ पे अपनी ओरिजिनल डायग्राम है, आपको दिखाई दे रहा है कि V1 ये है इनिशियल पोजीशन और V2 ये है फाइनल पोजीशन, यानी इनवर्ड जा रहा है। तो यहाँ पे मैंने लिखा ही है कॉम्प्रेशन शो, ये फिगर क्या शोज करती है, कॉम्प्रेशन शो करती है ड्यू टू इनवर्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट देखो V1 टू V2 ऐसा है लेफ्ट साइड। ठीक है, तो V2 पे प्रेशर P2 है और V1 पे प्रेशर P1 है। ओके, तो ये समझ में आया। तो यहाँ पे वर्क डन कैसा है, इट इज़ लेस देन 0। वर्क कैसा है, यहाँ पे देखो वर्क इट इज़ लेस देन 0, सो दिस वर्क डन इज़ निगेटिव है। दिस वर्क डन कैसा है, निगेटिव है। ठीक है, तो यही आगे भी वही लिखा है, देखो द प्रेशर ऑफ द गैस इज इंक्रीज एंड द वर्क डन बाय द गैस इज नाउ निगेटिव। ठीक है, वर्क डन कैसा है, निगेटिव हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने स्प्रिंग का यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है। आपको मालूम है ये अगर स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग जब कॉम्प्रेस होती है, स्प्रिंग एक्सपांड होती है, नीचे खींची गए तो उसकी लेंथ बढ़ती है, और अगर स्प्रिंग को छोड़ दिया तो क्या होगा, इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेस एंड द वर्क डन बिकम्स, अगर इसको छोड़ दिया तो वॉल्यूम क्या होगा उसका, यानी ये ऐसी हो जाएगी सिर्फ। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, एंड दिस वर्क डन इट बिकम्स निगेटिव। ये एग्जाम्पल को, स्प्रिंग के एग्जाम्पल को आपको याद रखना है। ठीक है, निगेटिव वर्क डन समझ में आया। ये हो गया फॉर वेरिंग प्रेशर, इसमें प्रेशर चेंज होता है। पहले में प्रेशर डिक्रीज होता है और दूसरे केस में प्रेशर इंक्रीज होता है, इसको भूलना नहीं है। कि देखो फर्स्ट इसमें ए में हमने देखा था वर्क डन पॉजिटिव था, और बी में हमने देखा कि वर्क डन निगेटिव है। ठीक है, तो ए में हमने देखा प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, और बी में हमने देखा कि प्रेशर जो है इंक्रीज हो रहा है। ओके, यहाँ पे आउटवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो रही है पहले इसमें, और यहाँ पे इनवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो रही है दूसरे इसमें। ठीक है, तो ये इसको भूलना नहीं है, इनवर्ड आउटवर्ड। और फर्स्ट इसमें गैस एक्सपांड हो रहा है और सेकंड इसमें गैस कॉम्प्रेस हो रहा है। ऐसे याद रखा तो आपका बिल्कुल भी कन्फ्यूजन होगा नहीं। ठीक है, तो आप ये मेरे साथ शॉर्ट नोट जो हाउ टू रिमेंबर द नोट्स, तो इसके लिए ये शॉर्ट नोट्स है, ये भी लिखते जाओ, यानी आपका कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो ये समझ में आया अभी तक। तो अब अभी तक हमने देखा कि प्रेशर वेरी हो रहा था, अब देखेंगे प्रेशर कांस्टेंट रहता है और पॉजिटिव वर्क डन होता है। ये केस को देखेंगे। देखो थोड़ा सा आपको बोर लगता होगा, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है थर्मोडायनेमिक्स का। तो गैस कैन एक्सपांड, गैस एक्सपांड हो रहा है पर प्रेशर कैसा है, कांस्टेंट है, तो वहाँ पे कैसा वर्क होता है, पॉजिटिव वर्क होता है।
तो ये इसको देखना है हमको। तो देखो अब यहाँ पे क्या कंसिडर करना है, अगेन वी कंसिडर पीवी डायग्राम, ठीक है। तो ये है इनिशियल वॉल्यूम V1, ये है इनिशियल फाइनल वॉल्यूम V2, और इनिशियल वॉल्यूम पे अपना प्रेशर है, सपोज करो सपोज ये इनिशियल प्रेशर है अपना P है, प्रेशर इज़ कांस्टेंट, प्रेशर P इज़ इक्वल टू कांस्टेंट रखना है ना। तो V1 पे भी प्रेशर वही है, ठीक है, V1 पे भी प्रेशर वही है और V2 पे भी प्रेशर वही है, प्रेशर इज़ कांस्टेंट, V2 पे भी वही प्रेशर आपको मिल रहा है, ठीक है। तो ये ऐसा जा रहा है गैस V1 टू V2। तो अगेन डायरेक्शन आउटवर्ड है, आउटवर्ड डायरेक्शन अगर रहती है तो जैसा अपना जो इक्वेशन था, इक्वेशन क्या था, वर्क का W इज़ इक्वल टू इंटीग्रल V1 टू V2 PdV, ये कैसा रहेगा, इट इज़ इक्वल टू P इंटू V2 माइनस V1, इट इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, ये ग्रेटर दैन ज़ीरो है। सो देयर इज़ कैसा वर्क डन है, द वर्क डन इज़ पॉजिटिव, और आउटवर्ड में जा रहा है V1 वॉल्यूम आउटवर्ड हो रहा है, तो मीन्स द गैस इज़ एक्सपांड, गैस कैसा हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है, ठीक है। तो ये समझ में आया, गैस एक्सपांड हो रहा है। तो थर्ड केस आपको समझ में आई। तो यही थर्ड केस में सब लिखा हुआ है कि ये फिगर में अब पीवी डायग्राम है, यहाँ पे गैस चेंज हो रहा है फ्रॉम वॉल्यूम अब पहला है VI टू VF, ऐसा चेंज हो रहा है, ठीक है। बट दोनों के लिए भी प्रेशर कैसा है, कांस्टेंट है, यहाँ पे P इज़ इक्वल टू कांस्टेंट लेना है, ठीक है। P कैसा है, कांस्टेंट है, ठीक है, वही लिखा है सब। तो अपने को वर्क डन कैसा मिलेगा, वर्क डन इज इक्वल टू W इज इक्वल टू P इंटू VF माइनस VI, आप ऐसा भी बोल सकते हो P इंटू V2 माइनस V1, ठीक है। अगर वर्क डन, अगर फाइनल वॉल्यूम इफ़ इट इज़ ग्रेटर दैन इनिशियल वॉल्यूम देन वर्क डन कैसा है, पॉजिटिव है, और अगर फाइनल वॉल्यूम लेस देन है, अगर फाइनल वॉल्यूम लेस है इनिशियल वॉल्यूम से, तो वर्क डन कैसा है, निगेटिव रहता है। तो इसको भी भूलना नहीं है कि अगर ये आ सकता है कंसेप्ट आपको MCQ के लिए कि इफ़ फाइनल वॉल्यूम इज़ ग्रेटर दैन इनिशियल वॉल्यूम द वर्क डन इज़ पॉजिटिव, एंड इफ़ फाइनल वॉल्यूम इज़ लेस दैन इनिशियल वॉल्यूम देन वर्क डन इज़ निगेटिव, ठीक है। तो वर्क डन ज़ीरो कब रहता है, ये भी हमको देखना है, ये भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं लगे तो ये सब इरेज कर देती हूँ, ठीक है, ये सब इरेज कर देती हूँ। यहाँ पे भी सेकंड में भी इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। आप अगर रिपीटेड देख लो यानी आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे वर्क डन एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज ज़ीरो, जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है तो वर्क डन ज़ीरो क्यों रहता है, ये देखना है अब हमको कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है तो वर्क डन ज़ीरो क्यों रहता है। तो वर्क डन ज़ीरो कब रहता है, जब वहाँ पे अब वॉल्यूम की, अब यहाँ पे वही कंसिडर करेंगे, दिस इज़ पिस्टन एंड दिस इज़ इनसाइड द सिलेंडर देयर इज़ अ गैस, ठीक है। अब वॉल्यूम कैसा रहेगा, वॉल्यूम को अगर कांस्टेंट रखा तो अब यहाँ पे यानी क्या है, देयर इज़ नो डिस्प्लेसमेंट, वहाँ पे कुछ भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही, इसलिए वॉल्यूम कांस्टेंट है, यानी गैस एक्सपांड भी नहीं हो रहा है, गैस कंप्रेस भी नहीं हो रहा है, यानी वॉल्यूम कैसा है, गैस का कांस्टेंट है। सो देयर इज़ नो डिस्प्लेसमेंट, अगर वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है तो वी से दैट देयर इज़ नो वर्क डन, वहाँ पे कोई भी वर्क डन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हियर वी से दैट व्हेन द वॉल्यूम इज कांस्टेंट देयर इज नो वर्क डन, दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू ज़ीरो, वर्क डन कैसा रहेगा, ज़ीरो रहेगा, ठीक है। व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट देन वर्क डन इज ज़ीरो, इसको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी एक्सपांशन नहीं हो रहा है या कंप्रेशन भी नहीं हो रहा है गैस का, वर्क डन कैसा रहेगा, ज़ीरो रहेगा, इसको भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कैसा करना है, तो ओके। तो आपके बुक में ये जो पार्ट है वहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, देखो वो क्वेश्चन हम लेते हैं, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक क्वेश्चन लेते हैं, वेरीफाई द एरिया अंडर द PV कर्व हैज़ डायमेंशंस ऑफ वर्क। अब PV कर्व के अंदर जितना एरिया है उसके डायमेंशंस वर्क के डायमेंशन के जितने रहते हैं कि नहीं, ये देखना है, ठीक है। यानी अगर आपको PV कर्व ये देते हैं, सपोज दिस इज़ अवर PV कर्व, ठीक है, ये PV कर्व है,
ओके। तो अगर इसके लिए प्रेशर है P1 सपोज करो, और इसके लिए ये है V1, ये है V2, ठीक है। तो ये जो एरिया है इसके जो डायमेंशंस है, तो क्वेश्चन देखो क्या है, एरिया अंडर PV कर्व हैज़ डायमेंशंस ऑफ वर्क रहता है क्या, देखेंगे, इसको प्रूव करेंगे। ये पेज नंबर 85 पे ये क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं ले रही हूँ। अब ये जो एरिया है, सपोज इसको अब नाम देंगे हम ABCD, ये हमको मिला है। अगर ये सपोज एरिया है तो एरिया निकालेंगे ये कर्व का, कैसा निकालेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD कैसा रहेगा, इट इज़ लेंथ इनटू ब्रेड। तो लेंथ कितनी है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम इनटू प्रेशर, ठीक है। एरिया कैसा रहेगा, वॉल्यूम इनटू प्रेशर। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिखती हूँ, डायमेंशंस ऑफ एरिया इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ वॉल्यूम इनटू डायमेंशंस ऑफ प्रेशर। डायमेंशंस आर ऑलवेज इनक्लोज इन दिस स्क्वायर ब्रैकेट, हमको मालूम है। अब एरिया के डायमेंशंस क्या है, इट इज़ एरिया के डायमेंशंस, अब हमको नहीं, एरिया के नहीं लेते हैं, एरिया तो हमको निकालना है, सॉरी एरिया तो हमको निकालना ही है, एरिया के नहीं लेते हैं, डायरेक्ट वॉल्यूम के डायमेंशंस लिखते हैं। वॉल्यूम यानी लेंथ क्यूब, ओके। तो L क्यूब और M0 T0। प्रेशर यानी फोर्स अपॉन एरिया रहता है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ F अपॉन एरिया, ठीक है, मल्टीप्लाइड है बीच में। तो अब इसके डायमेंशंस लिखते हैं L3 M0 T0, और फोर्स के डायमेंशंस कितने हैं, इट इज़ M रेज़ टू द पावर 1 L1 T रेज़ टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय एरिया के डायमेंशंस कितने हैं, L रेज़ टू द पावर 2। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो देखो क्या मिलेगा, L3 और L1 यानी L रेज़ टू द पावर 4 और नीचे L रेज़ टू द पावर 2 है, दैट इज़ इट इज़ L रेज़ टू द पावर 2 ही मिलेगा। तो एरिया के डायमेंशंस मिल जाते हैं, यहाँ पे लिखती हूँ इट इज़ L रेज़ टू द पावर 2। अब M यहाँ पे 1 है ऊपर, सिर्फ M1 ही आएगा, फिर M1 और T रेज़ टू द पावर -2 है, वैसे के वैसे रहेगा। ये हो गए एरिया के डायमेंशंस, ठीक है। तो ये है अपने एरिया के डायमेंशंस। अब हमको देखना है कि वर्क के भी वही डायमेंशंस है क्या, वो देखेंगे। अब एरिया के डायमेंशंस मैं यहाँ पे लिखती हूँ, अभी हमने निकाला एरिया के डायमेंशंस, क्या निकाले, इट इज़ इक्वल टू M1 L2 T-2। एरिया के डायमेंशंस नहीं है, जो एरिया अंडर कर्व है उसके डायमेंशंस है। नहीं तो आप बोलेंगे एरिया के डायमेंशंस तो L रेज़ टू द पावर 2 ही रहते हैं ना सिर्फ, बट ये जो हमने निकाले हैं कि वो कर्व के नीचे के जितना पार्ट है, यानी ये कर्व है अपनी, ठीक है, तो ये पार्ट के हमने डायमेंशंस निकाले हैं, ये वैल्यू है, ठीक है। तो क्या बोला गया है क्वेश्चन कि इट इज़ इक्वल टू द डायमेंशंस ऑफ वर्क। अब डायमेंशंस ऑफ वर्क निकालेंगे, डायमेंशंस ऑफ वर्क डन, ठीक है, कितना रहता है, वर्क इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स के डायमेंशंस क्या है, M1 L1 T-2 है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट यानी L रेज़ टू द पावर 1, ठीक है, ओके। तो इट इज़ इक्वल टू M1 L2 T-2, ये हमको मिले हैं। दीज आर इक्वल टू दिस, दोनों भी इक्वल है, देखो। सो वी से दैट एरिया जो है, एरिया अंडर द PV कर्व हैज़ डायमेंशंस ऑफ वर्क, किसके जैसे डायमेंशंस है, उसके वर्क के जैसे, ठीक है। तो ये उतार लेना है आपके बुक में आपको, ओके। ये क्वेश्चन है हमारा पेज नंबर 85 पे आपको दिखाई देगा ये क्वेश्चन, ओके। पेज नंबर 85 टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है ये, उसका आंसर है, ठीक है। तो आज यहाँ पे अपना पूरा स्टेट वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। आगे प्रोसेस देखना है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस नेक्स्ट लेक्चर में
अभी आज के दिन इतना ही लेते हैं। आप इसको रीड करो, लर्न करो, और पहले तो राइट करो आपके हैंड राइटिंग में बुक में, और फिर रीड करो, लर्न करो। ओके, ठीक है। फिर आज के दिन इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।